नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने इतिहास के टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातों को बताया था कि ऐतिहासिक घटनाओं के निर्माण में किन चीज़ों का योगदान होता है। उसके पहले कहा था कि इतिहास हम किसे कहेंगे, किन घटनाओं को ऐतिहासिक घटनाओं की श्रेणी में रखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपने देखा। मतलब ये है कि किसी भी सब्जेक्ट में, कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में जब हम टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं, तो उसके पहले उसकी कुछ बुनियादी बातें, बेसिक बातें होती हैं जिसको जानना ज़रूरी होता है। तो इसी संदर्भ में हमने इतिहास को शुरू करने से पहले इन चीज़ों को आपको बताया, ठीक है। दूसरी बात ये कहना है कि अब हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, हमने कल कहा था आपसे, पहले दिन भी कहा था कि हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे। ये जो वीडियो भी पढ़ेंगे इसमें वो इतिहास के पढ़ेंगे। तो इतिहास के साथ साथ हम अन्य वीडियोज़ भी डालेंगे कुछ समय बाद। पहले इतिहास का एक टॉपिक, जो जैसे मान लिया कि हम एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करेंगे तो पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का एक वीडियो पड़ जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट को लाएंगे हम। तो यहाँ पर हमने पहले भी कहा था, अभी बता रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, मेंस का, किसी भी चीज़ का, तो उसमें ध्यान रखना है कि सिलेक्टिव होने से पहले हमें पूरे सिलेबस को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ना है। आमतौर पर बच्चों को ये बताया जाता है, ट्रेंड एनालिसिस करके बताया जाता है कि आप विगत वर्षों में इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट से इतने, ये देखिए, बिल्कुल देखते रहिए। लेकिन मेरी कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब कमीशन ने सिलेबस में सारे सब्जेक्ट्स को रखे हैं तो उन सारे सब्जेक्ट्स की समझ आपके पास होनी चाहिए और सबको एक बार अच्छे तरीके से आप पढ़ें, ताकि कोई भी एग्ज़ाम भविष्य में जब आप देने जाएं तो उसमें आपको परेशानी ना हो सकता है कि इस बार किसी सब्जेक्ट से अधिक क्वेश्चन पूछा जाए, अगली बार उससे थोड़ा कम पूछा जाए, लेकिन पूछा जाएगा अवश्य। इसलिए हम सभी चीज़ों पर बराबर ध्यान रखते हैं। अब हम जो टॉपिक की शुरुआत करेंगे, हमने कल कहा था भारतीय इतिहास की शुरुआत करना है। अभी भी कहा आपसे कि हम इतिहास पढ़ाएंगे आपको। जो वीडियो अभी डाले जाएंगे वो इतिहास के डाले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप शुरू करते हैं कि इतिहास जानने की स्रोत क्या है। यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि शुरू करते हैं सबसे पहले इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं। तो इतिहास जानने के दो स्रोत माने जाते हैं। एक को कहा जाता है भौतिक स्रोत और दूसरा है वैचारिक स्रोत, ठीक है। भौतिक स्रोत और दूसरा है वैचारिक स्रोत। इसका मतलब ये हुआ, भौतिक स्रोत में मतलब कि प्रारंभ में ये देखा गया, इतिहास के संदर्भ में हम अगर बात करते हैं तो प्रारंभ में मानव के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन मानवीय क्रियाकलाप के साक्ष्य मिले। मतलब कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिससे यह समझ में आया कि निश्चित रूप से इसको बनाने में मानव की भूमिका होगी। जैसे प्रारंभिक साक्ष्य भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम अगर बात करते हैं तो पत्थर के उपकरण के रूप में मिले। तो इस प्रकार से जब खुदाई हुई तो ये देखा गया कि कुछ नीचे, जमीन के नीचे से मानवीय क्रियाकलाप के साक्ष्य मिले। उसी को कहते हैं भौतिक साक्ष्य, अर्थात पुरातात्विक साक्ष्य। तो भौतिक साक्ष्य में हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करेंगे और वैचारिक साक्ष्य में हम लिखित साक्ष्य की बात करेंगे। अर्थात प्रारंभ में भारतीय इतिहास को जो लिखा गया है, बनाया गया है, जानने का जो स्रोत हमारे पास है वह पुरातात्विक साक्ष्य है। उसी के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में हम जानते हैं। लेकिन एक समय बाद
अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो भारत का इतिहास है वह लिखित साक्ष्य के आधार पर लिखा गया है। जो रिटन एविडेंस है उसी के आधार पर इतिहास को लिखा गया। उसमें जिन बातों का उल्लेख है उसको इतिहास में क्रमबद्ध ढंग से लिख दिया गया है। तो इतिहास जानने के यहाँ पर हमने देखा कि 2 स्रोत हैं, एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है लिखित स्रोत, और उसी से हम इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद एक सामान्य सी बात है जो आप सभी जानते भी होंगे, लेकिन उसकी चर्चा यहाँ पर करना जरूरी है। हम कर दे रहे हैं कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। तो कहा जाता है कि अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, और एक एक करके हम संपूर्ण इतिहास को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्गीकरण के पीछे कुछ और भी कारण हैं, लॉजिक है, जिसको आप देखेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए किया तो गया, लेकिन ये देखा जाता है कि संपूर्ण भारतीय इतिहास में 2 समय ऐसा है कि जिस समय ऐतिहासिक घटनाओं में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। 2 समय, और उसी 2 समय को हम विभाजक रेखा के रूप में मान लेते हैं। एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। तो प्रारंभ में जो भारत के लोग थे, चूँकि हिंदू धर्म के लोग भारत में रहते थे, सनातन धर्म है, तो हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा जो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था अपनाया गया, जो नीति अपनाई गई, उन्हीं को प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं। लेकिन जब अरब के क्षेत्र में इस्लाम धर्म का उदय होता है, और इस्लाम धर्म के उदय के बाद इस्लाम धर्मावलंबियों का अब यह उद्देश्य हो गया कि इस्लाम धर्म को अरब के बाहर के देशों में प्रचार प्रसार किया जाए, लेकिन इसके लिए उनको धन की आवश्यकता भी थी। बगैर धन का कोई काम नहीं हो सकता है। तो इस्लाम धर्मावलंबियों ने, जो अरब के क्षेत्र में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, तो इस्लाम धर्मावलंबियों ने आर्थिक और धार्मिक कारण, अर्थात धन की प्राप्ति के लिए और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत पर भी आक्रमण किया, और भारत की आंतरिक स्थिति से लाभ उठा करके भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो हम देखेंगे कि गुप्त काल के बाद जो भारत में अव्यवस्था का दौर आता है, अर्थात राजनीतिक अव्यवस्था का जो दौर आता है, उसी से प्रेरित होकर के, प्रेरणा लेकर के भारत की स्थिति से लाभ उठाने के लिए उन्होंने भारत पर अभियान किया, आक्रमण किया, और उसके बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और उस समय से, अर्थात गुप्त काल के बाद से, जो गुप्तोत्तर काल में हम देखेंगे कि गुप्त काल के बाद जो गुप्तोत्तर काल होता है, वहाँ से हम देखते हैं कि भारत में इस्लाम धर्मावलंबियों के द्वारा, अर्थात मुस्लिम आक्रमणकारी जो आए थे, उनके द्वारा भारत की राजनीतिक क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया। और उसके बाद जो भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है, उसे मध्यकालीन भारत के नाम से जाना जाता है। भारत में अब इस्लाम धर्मावलंबियों के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जा रहा है। भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर,
सामाजिक क्षेत्र पर, सांस्कृतिक क्षेत्र पर अब इस्लाम धर्मावलंबियों का अधिकार स्थापित हो जाता है और उन्हीं के द्वारा बनाई गई नीतियों के आधार पर भारतीय व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। उसी समय जब भारत में मुगल वंश की सत्ता थी, उसी समय हम देखते हैं कि यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में आकर के व्यापार करना शुरू किया। वे व्यापारी एक व्यापारी कंपनी के रूप में भारत में आए थे। व्यापारी कंपनी के लोगों ने आकर के यहाँ पर व्यापार करना शुरू किया। जब यहाँ पर आए तो उन्होंने भारत के अंदरूनी हालात को अच्छी तरीके से देखा कि यहाँ पर शासकों में एकता का अभाव है। जो केंद्रीय शासन व्यवस्था है वहाँ पर भी कोई नीति नहीं, ऐसी नीति नहीं बनाई जा रही है उनके द्वारा जिससे लगे कि यह देश अत्यधिक शक्तिशाली और मजबूत है। तो भारत की जो आंतरिक स्थिति थी उससे लाभ उठा करके धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि भारत की न केवल अर्थव्यवस्था पर बल्कि भारत की राजनीति पर भी, राजव्यवस्था पर भी उन्होंने क्या किया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो राजनीतिक क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करके सत्ता अपने हाथों में ले लिया और उसके बाद उनके द्वारा भारत की शासन व्यवस्था को संचालित किया गया, जिसे यहाँ से हम देखते हैं कि विभाजक काल हो जाता है और इसके बाद जो इतिहास की शुरुआत होती है उसे आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जाना जाता है। तो हमने कहा कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में तो किया गया, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ और भी लॉजिक हैं जिसको कि आपको समझना है कि 2 ऐसे विभाजक जगह काल आते हैं जहां पर इतिहास के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को मिला और इसीलिए इतिहास को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो दोनों बातों को साथ में लेकर के आपको चलना है कि एक तो अध्ययन की सुविधा के लिए और साथ ही साथ 2 विभाजक रेखा में देखने को मिला। इस कारण से हमने इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में कर दिया। तो ये तो आपने देखा मूल बातें। हम जब टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं तो टॉपिक के शुरुआत के समय हमें कुछ मूल बातों को, बेसिक बातों को आपको बताना है, लेकर के चलना है। अब आइए, अब हमने कहा कि इतिहास का, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में जब हो जाता है तो उसका पहला भाग है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत। अब देखिए, इस प्राचीन भारत को समझने के लिए जब हम प्राचीन भारत की शुरुआत करते हैं तो वैसे सिलेबस तो आपके पास ही है, लिखा है, आप सब जानते हैं कि सिलेबस में क्या लिखा है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी शुरू करने से पहले हम आपको कुछ इसके सिलेबस को बता देते हैं कि कैसे इसके सिलेबस में चीज़ें लिखी गई है और उस सिलेबस को कैसे हम पढ़ेंगे। सिलेबस बताने के क्रम में हम कुछ इसकी बातों को, टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातों को बताएंगे और उसके बाद फिर हम एक करके एक टॉपिक का विश्लेषण करते चलेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत में जो पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है, आप देखेंगे वह टॉपिक है पाषाण काल। ठीक है, चूँकि इतिहास में आप देखेंगे जब टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं कि प्रारंभ में भारतीय इतिहास के संदर्भ की बात करते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ की बात करते हैं तो प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में मानव का साक्ष्य भारत में नहीं मिला है, बल्कि मानवीय क्रियाकलाप का साक्ष्य पत्थर के उपकरण के रूप में मिले हैं। इसलिए प्रारंभिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अब ये देखेंगे पाषाण काल, फिर इसका वर्गीकरण होता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तब ये जब हम पाषाण काल टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो तब हम आपको बताएंगे कि इस पाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। अभी सिर्फ पहला टॉपिक के रूप में देखेंगे पाषाण काल, और इसमें हमने कहा कि इसका नाम पाषाण काल इसलिए पड़ा कि इस समय भारत में मानव के साक्ष्य नहीं मिले हैं,
बल्कि मानव के द्वारा किए गए जो कार्य थे, मतलब मानव के द्वारा जो बनाए गए उपकरण थे, उसके साक्ष्य मिले, अर्थात मानवीय क्रियाकलाप के साक्ष्य मिले हैं, और वो साक्ष्य पत्थर के उपकरण के रूप में मिले। इसलिए प्राचीन भारत के इतिहास के पहले टॉपिक को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो पहला टॉपिक हो गया पाषाण काल। दूसरा है जो हम देखते हैं कि यह जो है काल है पाषाण धातु युग। इसमें हम दो टॉपिक को पढ़ेंगे, एक ताम्रपाषाण काल और दूसरा दूसरे टॉपिक हमने लिखा है कि पाषाण धातु युग, स्टोन मेटल एज। ठीक है, और इस स्टोन मेटल एज में हम पहले टॉपिक में पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल और दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे कांस्य युगीन सभ्यता। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने लिखा ये टॉपिक किताबों में संभवतः ऐसा नहीं लिखा मिलेगा, जो आपके सिलेबस है उसमें सीधे मिलेगा ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा की सभ्यता। लेकिन हमने यहाँ पर स्टोन मेटल इसलिए लिखा कि इस समय भारत में पहली बार तांबे के रूप में धातु की खोज हुई। यद्यपि तांबे के रूप में धातु की खोज हुई, लेकिन इसके बावजूद भी पाषाणोपकरण की बहुलता बनी रही, पत्थर के उपकरण की बहुलता बनी रही। इसलिए इस काल को सम्मिलित रूप से ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो एक टॉपिक हो गया ताम्रपाषाण काल, इसलिए स्टोन मेटल एज इसलिए लिखा कि इस समय धातु के उपकरण के साथ साथ पत्थर के उपकरण भी समाज में प्रचलित रहे, और इसीलिए इसको पाषाण धातु काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यह देखा गया, ताम्रपाषाण काल जब भारत में चल रहा था, उसी समय ये देखा गया कि जैसे जैसे हमने कहा कि जैसे जैसे अब समय का विकास होगा, तो समय का विकास होगा, जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, जनसंख्या बढ़े, और साथ साथ लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ेगी। तो समय के विकास के साथ साथ आवश्यकताओं का भी विकास होता है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए फिर नए खोज किए जाते हैं, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव सदा प्रयासरत रहता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब तांबा अपेक्षाकृत लचीला धातु है, तो इससे कठोर चीज़ को काटना या फिर ज़मीन की खुदाई करना उतना मतलब संभव नहीं था। तो इसीलिए तत्कालीन समय के जो मानव थे, लोग थे, उन्होंने यह देखा कि तांबा की उपलब्धता तो भारत में है, लेकिन उसी समय में उन्होंने, जब वो भारत के बाहर के क्षेत्रों से जब उनका परिचय हुआ, कुछ व्यापार उनके बढ़े, तो बाहर के देशों में देखा गया कि वहाँ पर टीन की उपलब्धता थी। तो टीन का उन्होंने क्या किया, हड़प्पा के लोगों ने आयात किया, और जब टीन का आयात किया तो यहाँ पर तांबे में टीन को मिला करके देखा कि देखते हैं क्या होता है। और तांबे में जब टीन को मिलाया तो अपेक्षाकृत, मतलब तांबे से अपेक्षाकृत एक कठोर धातु की प्राप्ति हुई, और उस धातु को कांस्य कहा गया, और इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता या फिर हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हम जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उस समय हम बताएंगे कि इसमें कई नाम हैं कि हड़प्पा की सभ्यता है, ठीक है ना, कांस्य युगीन सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो हम देखेंगे इसका वास्तव में या उपयुक्त नाम होना क्या चाहिए। कई नामों से जाने जा रहा है, तो कई नामों से जाना जा रहा है टॉपिक, तो इसका वास्तव में या उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा हम टॉपिक के दौरान करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने कहा कि एक टॉपिक है आपका पाषाण धातु, एक स्टोन मेटल यूज, ठीक है। स्टोन मेटल एज के बाद हम देखते हैं कि अगला टॉपिक है प्राचीन भारत में, वह है वैदिक काल। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, हड़प्पा काल में जो समृद्धता देखी गई,
समृद्धता इसलिए कि हड़प्पा काल जो कहा जाता है कि भारत का प्रथम नगरीकरण का काल था, और नगरीकरण के पीछे क्या था कि सरप्लस प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर में मतलब कृषि में अधिशेष उत्पादन हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, और इसलिए यह कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीकरण था वह कृषि आधारित नगरीकरण था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीकरण हुआ और नगरीकरण के कारण जो उस समय, जैसे हड़प्पा में हमने कहा कि कृषि आधारित नगरीकरण था, तो जाहिर सी बात है जब कृषि का सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था तो अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, जिसमें हम उद्योग की बात करते हैं और व्यापार की बात करते हैं, तो यह अर्थव्यवस्था की एक फंडामेंटल चीज़ है कि किसी भी राज्य का जब प्राइमरी सेक्टर मजबूत होता है, प्राइमरी सेक्टर में हम बात करते हैं कृषि की, पशुपालन की, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन की, तो जब प्राइमरी सेक्टर मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर स्वतः ही मजबूत हो जाता है। इसलिए कि उस समय में क्या होता है, उस समाज में जब कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, अधिशेष उत्पादन हुआ, तो कुछ ऐसे लोग समाज में होंगे जो कृषि जनित चीज़ों, जो उत्पादन हो रहा है उसके रखरखाव के लिए और साथ ही साथ कृषि से संबंधित उपकरण का निर्माण करेंगे। तो और इसके साथ साथ धीरे धीरे क्या होगा कि लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता में जो अधिशेष उत्पादन हुआ उसके फलस्वरूप समाज के कुछ ऐसे लोग हुए जो निर्माण कार्य में लगे। इसका मतलब ये था कि जहाँ पर भी निर्माण कार्य होगा, मतलब ये गैर कृषि कार्य है, तो जब भी कृषि अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो कुछ समाज में कुछ ऐसे लोग होंगे जो गैर कृषि कार्य करेंगे, उसमें एक निर्माण कार्य होगा, उसमें व्यापार का कार्य होगा। तो जब यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था और जाहिर सी बात है कि उद्योग धंधों का विकास हो रहा था, तो कृषि से संबंधित जो अनाज है और उद्योग में निर्मित जो वस्तुएं हैं, इनको अब बाहरी बाजार में बेचने की आवश्यकता थी। तो जो बाहरी बाजार में बेचेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि व्यापार का विकास होगा। तो हड़प्पा काल में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने कहा कि जो आर्थिक समृद्धता यहाँ पर देखने को मिली, उस आर्थिक समृद्धता के विषय में भारत से बाहर के देश के लोगों ने भी, शासकों ने भी, उस समय के जो लोग थे वो समझे थे, और उसी से लाभ उठाने के लिए क्या होता है कि भारत में प्रारंभ से ही विदेशियों का आगमन शुरू हो जाता है। तो हड़प्पा काल के बाद आता है वैदिक काल, और वैदिक काल के प्रवर्तक, फाउंडर को आर्य कहा जाता है। तो भारत में जो आर्य संस्कृति का विस्तार होता है, जब हम चर्चा करेंगे वैदिक काल पे तो हम आपको बताएंगे कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, इन चीज़ों की चर्चा होगी। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इस पहले टॉपिक को कि आर्य संस्कृति का जो भारत में विस्तार होता है उसको हम दो भागों में बांट करके देखते हैं। इसको पहले भाग को हम देखेंगे कि पहला है, पहले काल को कहेंगे ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले हम शुरू बात बताते हैं आपको कि इसको वैदिक काल क्यों कहा गया। चूँकि इस समय के इतिहास को लिखने के लिए वैदिक ग्रंथों का सहारा लिया गया, इसलिए इसे वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो प्रारंभ में चूँकि एक ही वैदिक ग्रंथ की उपलब्धता थी जिसको हम कहते हैं ऋग्वेद, और इसलिए प्रारंभिक काल को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। लेकिन देखेंगे कि एक समय आता है जिसके बाद क्या होता है कि पहला काल जो था वो एक वैदिक ग्रंथ उपलब्ध है और लोगों का जीवन घुमक्कड़ था, अस्थायी था, स्थिर जीवन नहीं जी रहे थे। तो इन दो आधारों पर हम देखते हैं कि इस काल को हम ऋग्वैदिक काल के। लेकिन बाद के कालों में ये देखा गया कि धीरे धीरे कई वैदिक ग्रंथों की रचना हुई, कई वैदिक ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें हम देखेंगे कि ऋग्वेद के बाद सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है,
उपनिषद है, तो कई अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। और इस समय क्या होता है कि कृषि अर्थव्यवस्था का विकास भी भारत में हो जाता है, स्थिर जीवन की शुरुआत हो जाती है। तो अब एक परिवर्तन आया कि प्रारंभ में तो एक वैदिक ग्रंथ था, बाद में कई अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। तो अब अध्ययन की सुविधा के लिए कहा गया कि इसको उत्तर वैदिक काल इसका नामकरण कर दिया जाए। तो हम आगे चल करके जब हम आपको बताएंगे कि वैदिक काल का वर्गीकरण 2 भागों में जो किया गया उसके पीछे क्या आधार था, इसकी चर्चा करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो वैदिक काल को हम 2 भागों में बांट करके देखेंगे, उत्तरी वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रारंभ में जब हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो सर्वोच्च राजनीतिक संस्था जो थी उसको जन कहा गया। ठीक है, सर्वोच्च राजनीतिक संस्था थी, उस समय जन कहा गया, अर्थात छोटे छोटे समूह में लोग बटे हुए थे और उसी समूह के में उन लोगों ने अपनी शासन व्यवस्था की शुरुआत कर दी थी। तो हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, इसलिए चूँकि टॉपिक हम केवल अभी बता रहे हैं आपको सिलेबस को, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को बताना उचित यहाँ पर नहीं है। सर्वोच्च राजनीतिक संस्था यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में जन थी। उत्तर वैदिक काल में हमने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो जब कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने भूमि के महत्व को समझा। मतलब क्या था कि जिसके पास जितनी अधिक भूमि होगी उसके पास उतने कृषि का उत्पादन होगा। तो कृषि अर्थव्यवस्था के विकास से लोगों ने भूमि के महत्व को समझ लिया। अब धीरे धीरे अधिक से अधिक भूमि पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की गई। तो जन सर्वोच्च राजनीतिक संस्था ऋग्वैदिक काल में जन थी। तो जन अब मजबूत जो जन थे उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे जनों पर अपना अधिकार स्थापित करके अपने क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश की और फलस्वरूप उत्तर वैदिक काल में जन जनपद में बदल जाता है, अर्थात कई छोटे छोटे जनों को मिला करके एक जनपद बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि अब लोग उत्तर वैदिक काल में आकर के शासकों की महत्वाकांक्षा का विकास होता है और अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार करने की प्रवृत्ति का जन्म हो जाता है। इसे ही हम साम्राज्यवादी प्रवृत्ति कहते हैं। तो जब यह उस समय के शासकों में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो मजबूत शासक थे छोटे छोटे शासकों पर, अर्थात जो मजबूत जनपद, उत्तर वैदिक काल में जो मजबूत जनपद के शासक थे उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे जनपदों पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि कई जनपदों को जब मिला दिया गया, अर्थात एक जनपद के शासक ने जब कई जनपदों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तो वह कहलाया महाजनपद। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वैदिक काल के बाद एक टॉपिक आता है जिसको हम देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास। ठीक है, और इसमें हम 2 टॉपिक को पढ़ेंगे, एक महाजनपद का काल और दूसरा है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसे महाजनपद के काल के रूप में देखते हैं और सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में विसंगतियाँ नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसलिए कि इस समय महत्वाकांक्षा का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ था। इस समय क्या था कि लोगों का मुख्य पेशा
पशुपालन था, कृषि मुख्य पेशा नहीं था, लोग घुमक्कर जीवन जी रहे थे। तो इस कारण से बहुत अधिक महत्वाकांक्षा नहीं बढ़ी थी। महत्वाकांक्षा का विकास तीव्र गति से उत्तर वैदिक काल में बढ़ जाता है। और इस समय जब महत्वाकांक्षा का विकास हुआ तो जाहिर सी बात है कि जैसे महत्वाकांक्षा का विकास होता है असमानता का दौर शुरू हो जाता है। वह असमानता आप देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में असमानता दिखने लगी। तो उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि महत्वाकांक्षा के विकास के फलस्वरूप जो सामाजिक असमानता का जन्म हो जाता है उसी को हम कहते हैं सामाजिक कुरीतियों का जन्म लेना। तो उत्तर वैदिक काल में महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप क्या होता है कि विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का जन्म हो जाता है और इस तरीके से समाज में विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब समाज में विसंगतियां उत्पन्न हुई, इतिहास के तीनों का, भारतीय इतिहास के तीनों कालखंडों में देखते हैं, प्राचीन भारत में, मध्यकाल में, आधुनिक भारत में, कि जब जब इतिहास में जब उस समय समाज में विसंगतियां उत्पन्न हुई है, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए कुछ सामाजिक चिंतकों का उदय हुआ, जिसके माध्यम से उस समय सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुधार आंदोलन किए गए। तो प्राचीन भारत में जो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में विसंगतियां उत्पन्न हुई थी, उसको दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का उदय होता है और इनके द्वारा जो सुधार की बात की जाती है वह सुधार आंदोलन के रूप में होता है, जिसे हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में हम दो टॉपिक को पढ़ेंगे, एक महाजनपद का काल, दूसरा होगा बौद्ध और जैन धर्म, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में देखेंगे। तो ये आपको यहाँ पर हो जाता है। हमने आपको अभी एक लाइन कहा था, उसको हम पूरा कर दें कि जब जब हमने कहा कि भारतीय इतिहास के तीनों कालखंडों में जब जब सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में विसंगतियां उत्पन्न हुई है, इसको दूर करने के लिए सामाजिक चिंतकों का उदय हुआ, जिसे हम इतिहास में सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में पढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत में बौद्ध और जैन धर्म के रूप में उसको देखेंगे, मध्यकालीन भारत में सूफी और भक्ति आंदोलन के रूप में देखेंगे, अर्थात इस्लाम धर्म में, इस्लामिक समाज में, इस्लाम धर्मावलंबियों में जो विसंगतियां उत्पन्न हुई उसको सूफी आंदोलन के रूप में देखेंगे, और हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में जो विसंगतियां उत्पन्न हुई थी उसको हम भक्ति आंदोलन के रूप में देखेंगे। ठीक है, ये तो चर्चा का विषय होगा। उसी तरीके से आधुनिक काल में जो सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में विसंगतियां उत्पन्न हुई थी उसे हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में देखते हैं, जिसके प्रणेता के रूप में हम देखेंगे कि राजा राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद हैं। तमाम तरह की इस तरह की जो है उस समय जो बौद्धिक चिंतक, जो सामाजिक चिंतक लोग उत्पन्न हुए थे, उनके विषय में हम उस समय पढ़ेंगे। तो ये था, हम आपको बता रहे थे कि जब जब समाज में विसंगतियां उत्पन्न हुई है तब तब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भारतीय इतिहास में हुए हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद हम आप देखते हैं कि जब महाजनपद का काल हो जाएगा, इसके बाद हम देखेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। अब देखिए, एक हमेशा एक प्रवृत्ति देखने को मिलेगा भारतीय इतिहास में। प्रवृत्ति ये है कि पहले केंद्रीकरण होगा और केंद्रीकरण की विसंगतियां ही विकेंद्रीकरण को जन्म दे देती है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद के काल में हमने देखा कि 16 महातत्व, उस समय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल 16 महाजनपद थे। और उन महाजनपदों में क्या था कि मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली निकला और इसने क्या किया कि सभी महाजनपदों पर अपना अधिकार स्थापित करके अपने नेतृत्व में मगध साम्राज्य की सत्ता स्थापित कर ली। तो भारत में मगध साम्राज्य की जब सत्ता स्थापित हुई तो उस समय जो मगध वंश पर शासन करने वाले शासक हुए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, और उस समय लास्ट में जो हम देखते हैं कि हर्यक पहले आया था हर्यक वंश, फिर आया शिशुनाग वंश और फिर आया नंद वंश। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नंद, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश तक तो ठीक है, आपसी विस्तार हो रहा है, यहाँ पर भारत के अंदरूनी क्षेत्र में विजय प्राप्त कर रहे हैं।
लेकिन और शासक जो है शासितों का समर्थन प्राप्त कर रहा है। लेकिन नंद वंश की जब सत्ता भारत में स्थापित हुई तो नंद वंश का अंतिम शासक जो था धननंद था, वह धननंद अत्याचारी हो गया। अत्याचारी शासक का मतलब ये होता है कि वह समाज के शासित वर्ग पर अत्याचार करने लगा। तो जब जब शासक वर्ग शासित वर्ग का जो है महत्व खो देता है, या कह सकते हैं उनका समर्थन खो देता है, तो जाहिर उस समय क्या होता है कि सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। अर्थात शासित वर्ग ऐसे शासक को सत्ता से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता पर स्थापित करने का प्रयास करते हैं जो उनके समाज का कल्याण कर सके, भला कर सके। तो धननंद, चूंकि धननंद मगध वंश का मगध राजवंश का एक अत्याचारी शासक हुआ, इसलिए उसके स्थान पर अब हम देखेंगे चाणक्य के द्वारा, सब ये चूंकि टॉपिक अभी पढ़ा नहीं रहे तो हम नहीं बताएंगे चाणक्य कौन थे, क्या थे, सब आगे चर्चा में आएगा। चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की खोज की गई, चंद्रगुप्त को, और चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की सत्ता स्थापित कर ली, ठीक है। लेकिन उसी समय में मौर्य वंश की सत्ता से पहले जो महाजनपद का काल था, जिस समय हम देखते हैं कि मगध के नेतृत्व में भारत में केंद्रीकरण हो रहा था, उसी समय चूंकि आपसी संघर्ष भारत में चल रहा है, मगध के नेतृत्व में केंद्रीकरण हो रहा है, अर्थात ये महाजनपद के जो शासक थे आपस में संघर्ष कर रहे थे। तो यह जो भारत के आंतरिक हालात थे कि अर्थात इस समय आपस में जो सामंजस्य का अभाव हो गया था, तो ये जो आंतरिक हालात थे इससे प्रेरणा लेकर के तत्कालीन समय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर विदेशियों का भी आक्रमण होता है। तो भारतीय इतिहास में इस प्रवृत्ति को भी दिखेंगे कि जब जब भारत में राजनीतिक अव्यवस्था का दौर शुरू हुआ, तब तब भारत पर विदेशियों का भी आक्रमण हुआ, और ये विदेशी आकर के कुछ समय के लिए या स्थायी रूप से भारत में अपनी सत्ता स्थापित किए। तो भारतीय इतिहास की प्रवृत्ति है कि पहले केंद्रीकरण और फिर विकेंद्रीकरण, फिर विकेंद्रीकरण, अर्थात जब केंद्र में शासक मजबूत होता है तो वह सत्ता केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहलाती है। उसके समय में किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं होता है, समाज में शांति बनी रहती है। क्योंकि शासक मजबूत है तो शासक मजबूत होगा तो विद्रोह करने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी, विद्रोह होगा ही नहीं उसके समय में। लेकिन उस शासक का उत्तराधिकारी जैसे ही कमज़ोर हो जाता है तो जाहिर सी बात है उस वंश का पतन हो जाता है। यद्यपि किसी भी वंश के पतन में किसी एक कारण को हम नहीं मानते हैं, पतन के कई कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वह होता है उत्तराधिकारी की अयोग्यता। तो जैसे हम आगे बात करेंगे मौर्य वंश की सत्ता की बात करें, हम यहाँ बात कर रहे थे महाजनपद काल में। तो महाजनपद काल में क्या था कि महापद्मनंद, नंद वंश का शासक महापद्मनंद का जो उत्तराधिकारी अंतिम शासक धननंद हुआ, उत्तराधिकारी हुआ उसके बाद का काल में, तो धननंद अत्यधिक जो विलासी प्रवृत्ति का था, अत्याचारी था। इस कारण से क्या हो जाता है कि उसके खिलाफ जनता विद्रोह करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर हमने कहा कि विदेशी इस समय जो भारत की आंतरिक स्थिति थी, महाजनपदों में जो आपसी राजनीतिक तालमेल नहीं था, संघर्ष बढ़ा हुआ था, एक महाजनपद के शासक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं, तो यह जो आंतरिक राजनीतिक स्थिति थी उसी को ध्यान में रख करके, उसी से प्रेरणा लेकर के इस समय भारत पर विदेशी आक्रमण होता है। और यह विदेशी आक्रमण जो होता है वह पहला आक्रमण होता है ईरानियों का, पहला ईरानी आक्रमण है, और दूसरा आक्रमण होता है यूनानियों का। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जो दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे भारत पर विदेशियों का आक्रमण, पहले आक्रमणकारी के रूप में ईरानी को देखेंगे और फिर हम यूनानी को देखेंगे। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वह आएगा मौर्य वंश। तो आपने देखा कि महाजनपद काल में मगध के शासक की जो स्थिति थी उसके फलस्वरूप वहाँ के जो लोग थे, मगध राजवंश के जो लोग थे, वे अपने शासक से मुक्ति चाह रहे थे और उन्हें उनके शासक से मुक्ति दिलाने का काम जो कौन किया है वह चाणक्य किया है। उसने
चंद्रगुप्त मौर्य की खोज की। हम आगे मौर्य वंश की जब शुरुआत करेंगे तो हम बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की खोज कैसे हुई, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, और मौर्य वंश के शासकों के विषय में बताएंगे। तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य की खोज की और चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दिया, तक्षशिला ले गया, तक्षशिला के जंगलों में घुमा करके तमाम उस प्रकार से उसको शिक्षित करने की कोशिश किया और शिक्षित करके चंद्रगुप्त मौर्य को एक योग्य शासक बनाया। फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारत का केंद्रीकरण होता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य लगभग संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार स्थापित कर लेता है और उस समय भारत की सीमा आज जो भारत की भौगोलिक सीमा है उससे आगे की थी, अर्थात ईरान की सीमा तक भारत की सीमा पहुंच गई थी। संपूर्ण पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर भारतीयों का अधिकार स्थापित हो गया था और साथ साथ आगे बढ़ते हुए ईरान की सीमा तक पहुंच गया था। तो उस समय मौर्य वंश की सत्ता स्थापित हुई। तो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य अत्यधिक पराक्रमी था, जो संपूर्ण भारतवर्ष का एकीकरण किया। उसके बाद उसका पुत्र आता है बिंदुसार। उसने अपने पिता की जो निर्धारित सीमा रेखा थी उसको अक्षुण्ण बनाए रखा, अर्थात उसने विस्तार का काम तो नहीं किया लेकिन भारतवर्ष को सुरक्षित रखा। बिंदुसार के बाद आता है अशोक। अशोक जिसको इतिहास में अशोक महान के नाम से जाना जाता है, जो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली तो था ही, राजनीतिक कार्य तो किया ही, इसके साथ साथ उसका नाम न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास में सांस्कृतिक कार्य के लिए जाना जाता है, जिसे अशोक के धम्म के रूप में पढ़ेंगे। और इसी अशोक की धम्म की नीति ने अशोक को महान बना दिया। तो यह मौर्य वंश का सबसे महान शासक ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का या कह सकते हैं विश्व इतिहास के महानतम शासकों में एक आता है अशोक। तो अशोक के समय तक तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ, मौर्य साम्राज्य अक्षुण्ण रहा, लेकिन अशोक के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए वे अपेक्षाकृत कमज़ोर थे। तो कमज़ोर थे इसलिए उत्तराधिकारी की कमज़ोरी के कारण क्या हुआ कि मौर्य वंश का पतन हो जाता है। हमने आपसे कहा है, एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी राजवंश के पतन में किसी एक चीज़ की भूमिका नहीं होती है, कोई एक कारण नहीं होता है, कई कारणों से उस राजवंश का पतन होता है, जिसमें सबसे मुख्य कारण जो हम मान सकते हैं वो होता है उत्तराधिकारियों की अयोग्यता। तो अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी हुए उनमें उतनी योग्यता नहीं थी जो इतने विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रख सके, और इसीलिए अशोक के बाद हम कहते हैं धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो मौर्य वंश के बाद आता है, अब देखेंगे दूसरा काल है मौर्योत्तर काल। अर्थात जब मौर्य वंश का पतन हुआ तो धीरे धीरे इससे लाभ उठाने की कोशिश की जाए। जब भी हमने कहा कि केंद्रीकृत व्यवस्था के बाद भारत में विकेंद्रीकृत व्यवस्था आया है, तो केंद्रीय मौर्य वंश केंद्रीकृत राजवंश है, इसके बाद विकेंद्रीकरण होता है। अर्थात जब मौर्य वंश का पतन हो गया तो विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो मौर्य वंश के शक्तिशाली अधिकारी थे उन्होंने क्या किया कि अपने नेतृत्व में उस क्षेत्र विशेष में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। जैसे हम देखेंगे कि मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश इत्यादि इत्यादि का उदय होता है। तो ये विभिन्न क्षेत्रों में शासन किए। मौर्य सत्ता की कमजोरी का लाभ उठा करके ये उन समय में अधिकारी थे और इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। इसका मतलब क्या है कि मौर्य वंश के पतन के बाद भारत के आंतरिक क्षेत्र में छोटे छोटे कई राज्य जन्म ले लिए। इसी समय चूँकि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का अभाव हो गया था तो उससे लाभ उठा करके इस समय क्या होता है कि भारत में विदेशियों का भी आक्रमण होता है। तो मौर्योत्तर काल में हम आंतरिक क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र की बात करेंगे। तो आंतरिक क्षेत्र में कई छोटे छोटे राज्य का जन्म होता है। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का अभाव है, जिसमें हमने कहा
कि शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश इत्यादि कई छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। और इसी समय में भारत की आंतरिक राजनीतिक हालात से को देखते हुए विदेशियों का भी आक्रमण होता है। आंतरिक राजनीतिक हालात का मतलब क्या हुआ कि राजनीतिक अव्यवस्था है। यहाँ पर राजनीतिक इस एक केंद्रीकरण नहीं है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण है। छोटे छोटे राज्य हैं, कोई केंद्र में शासक मजबूत नहीं है। तो जब केंद्र में कोई शासक मजबूत नहीं होगा तो उस परिस्थिति का लाभ उठा करके इस समय भारत पर विदेशियों का भी आक्रमण होगा। आक्रमण राजनीतिक कारण से हो रहा है, लेकिन मूल उद्देश्य इनका आर्थिक था, इसलिए कि भारत को प्राचीन काल से सोने की चिड़िया कहा जाता है। प्रचुर संसाधन भारत में विद्यमान थे और उस संसाधन का लाभ उठाने के लिए इस समय भारत पर विदेशियों का आक्रमण होता है। ये विदेशी हैं, ये विदेशी इंडो ग्रीक हैं, शक हैं, पार्थियन हैं और कुषाण हैं। इनकी भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में और आगे बढ़ते हुए कुछ यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में हम देखेंगे इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, टॉपिक की जब चर्चा करेंगे तो उस समय करेंगे। इसके बाद आता है एक अगला काल है गुप्त काल। हमने कहा है कि ये भारतीय इतिहास की प्रवृत्ति रही है कि पहले केंद्रीकरण, फिर विकेंद्रीकरण और फिर केंद्रीकरण। तो गुप्त काल जो है वो एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है, इसको केंद्रीकृत काल कहते हैं गुप्त काल को। तो इस समय क्या था कि मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं भारत में सामंतवाद की शुरुआत होती है। हम आगे चर्चा करेंगे टॉपिक की सामंतवाद क्या होता था, कैसे सामंतवाद की शुरुआत हुई, चर्चा में करेंगे। तो मौर्योत्तर काल में सामंतवाद की शुरुआत हुई थी। तो जो अब देखेंगे उस मौर्योत्तर काल की कमजोरी का लाभ उठा करके जो मजबूत और शक्तिशाली सामंत थे उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे सामंतों पर अपना अधिकार करके अपनी स्थिति को मजबूत किया, अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया। और उसी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, उसी के फलस्वरूप क्या होता है कि गुप्त काल का उदय होता है। तो गुप्त काल एक केंद्रीकृत काल है। गुप्त काल के बाद भारत में जो दूसरा काल होता है वह होता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, इसमें हम देखेंगे कि इस गुप्तोत्तर काल में इस समय भारत में इसको भी दो टॉपिक में हम बांट करके देखेंगे। इस समय चूँकि हम गुप्त काल के शासक के विषय में जब बात करेंगे तो देखेंगे कि जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त के समय से उनकी राजनीतिक व्यवस्था कमज़ोर होने लगी। इसी समय से भारत पर आक्रमण होने लगा और उसके बाद धीरे धीरे स्कंदगुप्त के बाद हम देखेंगे धीरे धीरे गुप्त काल पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो जब पतन की ओर अग्रसर हो जाता है तो विभिन्न जो सामंत थे अपनी अपनी स्थिति को मजबूत कर लिए और अपने क्षेत्र में स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दिए। इसलिए कि अब गुप्त काल का शासक जो है वह अपेक्षाकृत कमज़ोर है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह किसी की स्वतंत्रता को रोक सके। इसलिए सामंतों ने क्या किया कि अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। तो इस समय गुप्तोत्तर काल में जो राज्य बने अधिकांश राज्य राजपूतों के थे, इसलिए इसको राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। तो गुप्तोत्तर काल में हम देखेंगे कि आंतरिक क्षेत्र में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसमें छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए जिसको हम राजपूत राज्य और उस काल को राजपूत काल के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो बाह्य क्षेत्र में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है गुप्तोत्तर काल में, विकेंद्रीकृत काल है, तो बाह्य क्षेत्र में यह मिला कि इस समय हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर अरब के क्षेत्र में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म का उदय होता है और इस्लाम धर्मावलंबी इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए साथ ही साथ धन के लिए वह अरब के क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयास किए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे वहाँ के राजनीतिक हालात को समझते हुए उस राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो चूँकि इस समय भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का अभाव है, छोटे छोटे राज्य पर शासक शासन कर रहे थे और उनमें आपसी तालमेल नहीं था।
उनमें आपसी वैमनस्यता थी। एक शासक दूसरे को कमज़ोर करके उसके क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का अभाव है और भारत में राजनीतिक अव्यवस्था है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत पर इस्लाम धर्मावलंबियों ने आक्रमण किया और धीरे धीरे भारत के सभी क्षेत्रों पर, न केवल राजनीतिक क्षेत्र पर बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो इसके बाह्य क्षेत्र हम देखेंगे यहाँ पर मुस्लिमों का आक्रमण, ठीक है, और यहीं से फिर मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। यहीं से फिर मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है मुस्लिमों के आक्रमण से। तो ये आज में आपने देखा कि प्राचीन भारत का एक संपूर्ण टॉपिक को हमने आपको बताया कि ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक के पीछे रीजन क्या है, टॉपिक के मूल चीज़ों को आपने देखा। अब हम जो टॉपिक की शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से हम शुरू करेंगे कि स्टोन एज अर्थात पाषाण काल किसे कहेंगे, पाषाण काल का कैसे वर्गीकरण होता है और उसमें किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो आज के जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में सबसे पहले आपने देखा कि इतिहास, भारतीय जो इतिहास जानने के दो स्रोत हैं, जिसको हमने बताया था आपको कि एक भौतिक स्रोत है, एक वैचारिक स्रोत है। दूसरी बात हमने कहा कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास का वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। इसको और भी इसके पीछे रीजन था, उसको हमने बताया। साथ साथ अब जो टॉपिक शुरू करना है हमें प्राचीन भारत का, तो प्राचीन भारत का सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में इन्हीं चीज़ों को हमने रखा है, बताने की कोशिश किया है। अब कल जब हमारी मुलाकात होती है, कल हम आते हैं तो एक नए इतिहास के पहले टॉपिक, नवीन टॉपिक जिसके हम बात किए, पहले टॉपिक से शुरू करेंगे प्राचीन भारत में स्टोन एज, पाषाण काल से। ठीक है, धन्यवाद।